नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। इस बार इस वीडियो को बनाने में फिर से दिक्कत, थोड़ी देरी हो गई है, माफ़ करना भाई। और देरी के साथ आपको नई शुभकामनाएं देते हुए, नई बधाई देते हुए नया वीडियो शुरू करते हैं। और अब तक जो हमने वीडियो तैयार किए हैं वो हिंदी टेट वालों के लिए तैयार किए हैं, हिंदी साइकोलॉजी, हिंदी पेडागोजी एंड हिंदी के ही प्रीवियस टेट पेपर्स के लिए किए हैं। बल्कि आज जो हम तैयार कर रहे हैं, अब जो वीडियो आ रहे हैं, ये एसएससी जीडी और जूनियर लेक्चरर तक के भी काम के वीडियोस हैं। और आपके इस उपयोगी वीडियो को आप अच्छी तरह उपयोग करके अपनी राह पर जुट जाएं, यही हम आपके लिए कामना करते हैं, भगवान से वंदना करते हैं। और यहाँ लबाना सैनिकों के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो कि नए रोजगार आयोग में जुड़े हैं, जो एसएससी जीडी में जुड़े हैं। और इसके अंतर्गत जो भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ में जुड़े हैं लबाना सैनिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है हमारी तरफ से। और जय सिंह साहब, इंद्रवली फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर जय सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी, आपने बहुत सारे लोगों को सेना भर्तियों में जुटाया है, तो आपकी भी हम यहाँ सराहना करते हैं। आपको भगवान सुखी रखे, या भगवान से कामना करते हैं, वंदना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, तो लग जाते हैं हम अभी एक्सप्लेन करने में। देखिए, यहाँ स्क्रीन पर है आपका पहला सवाल है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ लागू है? अनुसूचियाँ है तो कितनी लागू थी जब हमारा संविधान लागू हुआ, पारित हुआ था? जब संविधान लागू हुआ था तब हमारे यहाँ 395 जो है ये अनुच्छेद थे, इन्हें हम धारा भी कहते हैं। और इन 395 धाराओं के साथ साथ 8 अनुसूचियाँ थी। यही अनुसूचियाँ अब 12 हो गई हैं, और यही अनुच्छेद जो हैं ये 448 हैं। और इस संविधान के जो भी आज तक संशोधन हुए हैं, संवैधानिक संशोधन जो है, ये आपके आज तक के बने हैं 400 सॉरी, जो आपके संवैधानिक संशोधन मैंने कहा, संशोधन उतने नहीं है, संशोधन है आपके 104 तक है भैया। संशोधन है आपके 104 तक, 104 आपके संशोधन है। ये 104 जो संशोधन है ये आपके अब तक बन चुके हैं। और ये 104 जो संशोधन है 2021 में बना है, 2021 में, अभी 2 साल पहले बना हुआ है। अब देखते हैं आगे की बात। यहाँ आगे आपका प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने जो है अनुच्छेद और अनुसूचियाँ लागू हैं? तो ये अनुसूचियाँ आपकी यहाँ पर है 12, और अनुच्छेद ये तो नहीं है, अनुच्छेद 448 है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या का, तो फिर से वही क्वेश्चन निकल रहा है। तो धाराएं, ये तो आपको बता दिया मैंने, 448 धाराएं हैं, इसको याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो भारत अर्थात इंडिया, ये अनुच्छेद 1 में कहा जाता है, और यह राज्यों का संघ बताया जाता है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ प्रोविंस इसमें बताया जाता है। और आपका 2 नंबर का जो अनुच्छेद है, इस 2 नंबर में आपको भारत के नए प्रदेशों को भारत में विलीन करना, अर्थात जोड़ना, और इसके बाद जो है हमारे यहाँ प्रदेशों को जोड़ना, या उसके बाद निकाल देना, पृथक करना, या फिर सहूलत के अनुसार रखना। ये नए प्रदेशों के बारे में भारत में जुड़ने या पृथक करने यानी निकाल देने के बारे में बताता है, जो है आपका दूसरा अनुच्छेद। तीसरा अनुच्छेद जो है ये भी भूभाग से जुड़ा हुआ है, पर कैसे? आपको 1 से 4 सारे ही भूभाग से जुड़े हुए हैं, पर कैसे बताता हूँ। जैसे ये अलग अलग तरीके से अभी मैंने बताया। पहला जो है आपका भारत के नाम से जुड़ा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत। और दूसरा है आपका, ये मैंने कहा अभी कि दूसरा विलीन करने पर, किसको? नए प्रदेशों को भारत में विलीन करना, पृथक करना। तीसरा जो है आपका, ये तीसरे का नाम आपका वहाँ जुड़ता है जहाँ नए राज्यों के सरहद बनते हैं, और निर्णय होता है, नए राज्य बनते हैं या फिर बड़े राज्य बनते हैं, छोटों से बड़े कई प्रदेश विलीन होते हैं तब। अब जो चौथा है, ये चौथा अनुच्छेद जो है आपका, ये आपके
संशोधन के बारे में बताता है, राइट, राज्य के संशोधन के बारे में बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। या फिर यहाँ 1 से 4 तक आपका क्या अनुच्छेद क्या सूचित करता है, तो इसका अर्थ है भारत के भूभागों के बारे में बताता है फाइनली, राइट। इसके बाद आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका, यहाँ लकीरें बहुत पड़ रही हैं तो सॉरी, माफ़ करना। आगे 5वां प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है, तो ये पहले आ गया था, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है। और आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको मिलता है, प्रश्न आपका है छठे प्रश्न में देखिए, आपको नागरिकता के बारे में बताने वाले अनुच्छेद जो हैं, ये नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक बताते हैं। ये अनुच्छेद है आपको नागरिकता को दोस्तों इंग्लिश में आप सिटीजनशिप कहेंगे, याद रखिए, सिटीजनशिप कहेंगे, याद रखने की बात है। इसके उपरांत जो आपका 12 से 35 है, ये 12 से 35 वाला जो अनुच्छेद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे ऑप्शन नंबर सी में, देखिए ये आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक अधिकार या मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के बारे में, ये मौलिक अधिकार जहाँ लागू होते हैं, ये संविधान में 12 से 35वीं अनुसूची तक लागू होते हैं और ये अमेरिका से ग्रहण किए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये जो है नीति निर्देशकों के बारे में है, नीति निर्देशक जो है आपके, ये यहाँ 36 से लेकर 51 तक मौजूद है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में ये यहाँ लागू तो होते हैं, पर इसको कहाँ से लिया गया है, ये अगर पूछोगे तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिए। नीति निर्देशक जो हैं ये नेहरू के समय में भारत ने आयरलैंड से लिए हैं। और इसके उपरांत देखते हैं, इसके उपरांत आपका प्रश्न है अगला, यहाँ निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। नागरिक जो है भारत के, हम भारतवासी जो है, हमको मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है भारत का संविधान। ये किस अनुच्छेद के द्वारा करता है, तो 12 से 30 तक के अनुच्छेद द्वारा हमें पता चलता है। 12 से 30 कहा है, लेकिन यहाँ 12 से मैं 35 कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसके अनुसार आप ना चलिए। ये ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है, ये बनाने वाले ने खुद ऐसा बनाया। तो मौलिक अधिकार जो है, इससे पहले ही बताया मैंने, 12 से 35 तक है। 36 से 51 तक का मैंने बताया था आपको, 36 से 51 तक का ये नीति निर्देशक, तेलुगु में कहते हैं आदेशक सूत्रालु, नीति निर्देशकालु ऐसा कहते हैं, और निर्देशक नियमालु भी कहते हैं तेलुगु में। अगर तेलंगाना की जनता है तो भाई तेलुगु में भी कई शब्द समझाने पड़ते हैं, सॉरी इसके लिए। और आगे नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अधिकार प्रदान करता है, किस लिए? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में। देखिए रोजगार, सरकारी भर्तियों और जो है सरकारी पाठशालाएं, कॉलेजेस होती हैं, सरकारी संस्थाएं कहा ना, तो ये शैक्षणिक संस्थाएं कहा तो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में। और सरकारी नौकरियों की भर्तियों में जो है एक समान स्त्री पुरुष का भेद न करते हुए या जात पात का भेद न करते हुए एक समान जो है आपको आरक्षण सभी को दिया जाता है। तो ये किस में लागू होता है? ये आपको 16 में लागू होता है, 16 नंबर के अनुच्छेद में संविधान में लागू है। और आपका 17वां जो अनुच्छेद है इसके बारे में भी देखते हैं। हाँ, तो ये 17वें अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता के बारे में, यहाँ आपको 14 भी बता देता हूँ। जो ये 14 का ऑप्शन है, 14 में क्या बताता है? तो 14 में आपको, हाँ 14 में बताता है आपको अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत जो है कानून सब समान है और समान रूप से सभी की रक्षा भी सरकार को करना चाहिए। यह सूचना 14वें अनुच्छेद में आपको मिलती है दोस्तों। सभी जनता एक समान है और सभी जनता की रक्षा जो है एक समान होनी चाहिए, यह यहाँ सूचित करता है। समान रक्षा में समानता का अधिकार आपको प्राप्त होता है इस अनुच्छेद के तहत। और आपका जो 17वां अनुच्छेद है दोस्तों नंबर सी में, इस अनुच्छेद के तहत आपको क्या लागू होता है, क्या मिलता है सरकार से? तो
अस्पृश्यता या छुआछूत के निषेध का अधिकार आपको मिलता है। कोई किसी को ये नहीं कहता अरे तू छोटी जात वाला है, बड़ी जात वाला है, जात पात, तेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म छोटा है। यार कोई आपको मिलता है कहीं कि स्कूलों में धर्म के नाम पर बाहर सिखाया जाता है, बांदर सिखाया जाता है, अम्बेडकर के ज़माने में होता था कहीं ना कहीं, तो ऐसा न हो इसलिए ये कानून है। अनुच्छेद 17 के अनुसार कोई किसी को अस्पृश्यता के नाम पे डांट नहीं सकता, विरोध नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ इस 17वीं अनुच्छेद से जो है इस धारा में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को निषेध किया गया है। आगे चलते दोस्तों। हाँ, 23वां तो मैंने बताया नहीं आपको। तो मनुष्य विक्रय का निषेध यहाँ 23 में लगता है, यानी मनुष्य का कोई मान भंग ना हो, ये 23 बताता है। और आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अभी बताया मैंने आपको कि अस्पृश्यता के बारे में तो अनुच्छेद 17 जो है आपको बताता है, और 16 का भी मैंने अभी आपको निर्णय यहाँ क्या होता है दे दिया है। अभी 18 का देखते हैं। तो 18 का जो है आपका उपाधि निषेध। उपाधि निषेध किसे कहते हैं? उपाधि जो नाम अंग्रेजों ने हमें दिए हैं उन्हें उपाधि कहते हैं। तो अंग्रेजों के यहाँ लूटने के लिए अंग्रेजों ने हमें नाम दिए हैं, तो ऐसे लूटपाट के लिए जो भी नाम देते हैं, उपाधि देते हैं, उनको निषेध करने के लिए, उनको कंडीशन में रखने के लिए यहाँ 18वां अनुच्छेद काम करता है। और आगे का देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति पदवी जो होती है, राष्ट्रपति पद जो होता है, उसमें राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः फिर से निर्वाचन यानी इलेक्शन की योग्यता निर्धारित करता है। तो जो है हमारे देश में एक बार जो राष्ट्रपति बनता है दोबारा नहीं बनता है। भारत में राष्ट्रपति जो बने हैं दोबारा वो केवल एक ही हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद। यही दो बार बने थे राष्ट्रपति, बल्कि इसके बाद कोई भी राष्ट्रपति जो है नहीं बना, दोबारा नहीं बना दोस्तों, दोबारा नहीं बना। एक बार तो बने हैं बहुत लोग, बल्कि दोबारा नहीं बने हैं। और इसके लिए जो है 57 नंबर आपका, इसके लिए 57 नंबर लागू होता है। 57 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए सूचना देता है कैसे निर्वाचन होता है। तो इसके तहत आगे के जो नंबर दिए हैं उसके बारे में भी हम बता देंगे। तो बड़ा सरल है। 52वां नंबर देखिए, यहाँ राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। ये केवल 52वां नंबर जो है, 52वें नंबर में आपको राष्ट्रपति पद के बारे में, राष्ट्रपति के पद यानी पोजीशन, व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पोजीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन क्या होती है ये इसमें बताते हैं। मतलब पोजीशन क्या होती है यही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकार कैसे होते हैं, और इसमें कैसे नियुक्ति के लिए उनके जो एलिजिबिलिटीज़ हैं जो भी हैं वो बताते हैं। और 54 में चलते हैं। 54 में राष्ट्रपति की केवल नियुक्ति के बारे में बताता है। और 55 में देखिए, 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन का तरीका, किस तरीके से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये 55 में बताया जाता है। किस तरीके में होता है, प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है, इस तरह के तरीके को भी यहाँ सूचित किया जाता है। और 57वें नंबर में आपको मिलता है राष्ट्रपति पुनः नियुक्ति के अवसर के बारे में। मैंने अभी बताया था राष्ट्रपति पुनः नियुक्ति का अवसर यहाँ नहीं दिया जाता है, तो इसकी सूचना आपको कहाँ मिलती है? 57वें नंबर में मिलती है। और इस अनुच्छेद में आपको राष्ट्रपति की बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। आगे चल के देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी वाक अधिकार, बोलने का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये दोस्तों 19वें नंबर में है आपका। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको 19वें नंबर में मिलती है। 2 जगह टिकाए हैं, ये ए नंबर है आपका, ये वाला 19 वाला। 19 नंबर के अनुच्छेद में आपको बोलने का अधिकार है, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का, प्रकट करने का अधिकार है दोस्तों। और आगे चलते हैं। नंबर 20 पर कुछ आपको मालूम हो तो हो जाए, और 11वां नंबर का क्वेश्चन है ये। नंबर 20 में देखते हैं। नंबर 20 में दोस्तों आपको एक गुनाह की एक ही सजा दी जाए, ऐसा यहाँ भारतीय सरकार का संविधान जो है, संविधान ने सरकार के लिए यह कंडीशन रखी है कि एक गलती के लिए एक गुनहगार को केवल एक ही सजा दे, 1/1, 1 क्राइम इक्वल्स टू 1 पनिशमेंट। सो नेक्स्ट 21 में इसमें देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। याद रखिए, आपके जीवन में हर एग्जाम में आपको बहुत ही यानी बहुत काम देने वाला यह अनुच्छेद है, 21वां अनुच्छेद, जो जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जीने का अधिकार। हमारा जीने का हक जो है, हम कुछ भी करके जी सकते हैं, जैसे मजदूरी करके जी सकते हैं, सैनिक बन के जी सकते हैं, हमारे गाँव में गाय भैंस चरा कर जीने वाला ऐसे भी जी सकता है। जीवन का अधिकार हमें है, जैसे भी जिए भारत में
हम जी सकते हैं। जीने का अधिकार यानी जीवन का अधिकार आपको 21 में लागू होता है, 21 अनुच्छेद में। और 22 जो है दोस्तों, 22 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये दोनों पूछे जाते हैं। 22वां जो है ये आपका गैर कानून गिरफ्तारी से रक्षा करता है। गैर कानून, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी को बदनाम करके जो है गिरफ्तारी करने लगाया जाता है, तो गैर कानूनी गिरफ्तारी से ये आपको बचाता है। कभी कभी पुलिस वाले आकर आपको घर से, मैं बताऊं उदाहरण के लिए, तो घर से ले जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में दर्ज नहीं करते हैं, कोर्ट में आपको पेश नहीं करते हैं, तो यहाँ पुलिस वालों की भी गलती हो जाती है इस कानून के अनुसार। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों आपको बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और इसके तहत देखते हैं 12वां, देखते हैं 12वें प्रश्न में आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस, मीडिया प्रेस जो है, इसको स्वतंत्रता 19I में दी गई है। 19I जो अनुच्छेद है, इसमें आपको प्रेस की सुरक्षा मिलती है। देश में जो भी लिखने वाला, खबरें जो भी छापने वाला छाप सकता है, इसकी भी जो है स्वतंत्रता उनको प्रदान की गई है। और दोस्तों यहाँ मैंने बताया नहीं आपको कि 21 हो गया, 21 ये है, इसमें पार्ट अलग अलग होते हैं। इससे पहले 21 आया, 21 की बात अलग है, हालांकि 21A अलग है। सो 21A जो है, इसके अनुसार भी आपको एक और बात यहाँ मिलती है नई, तो ये शिक्षा अधिकार है दोस्तों। शिक्षा अधिकार ये क्या है? शिक्षा अधिकार तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क, विदाउट फीस, फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा जो है भारत का सरकार प्रदान करता है। और दोस्तों इसमें ये भी बताया जाता है कि जो बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष वाले, इस कानून के तहत ये अपने एजुकेशन के लायक हैं, इनको पढ़ाएं ज़रूर, अथवा केस हो जाता है माँ बाप के ऊपर। और इस कानून को लागू किया है भारत के संविधान में जो है 2009 में लागू किया है, और सरकारी तौर पर 2010 अप्रैल 1 से यह लागू हुआ है। 2010 अप्रैल 1 तारीख से जो है यह कानून लागू हुआ है कि जो भी बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, उसको जेल में डाला जाएगा। जो भी अपने बच्चों को, 14 वर्ष के अंदर के बच्चों को जो है, जहाँ कंपनी में, यहाँ वहाँ खेतों में कहीं मजदूरी नौकरी करवाता है, तो मजदूरी पर से निकाल कर बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा और उसके पिताजी को जेल भेजा जाएगा। बच्चे को स्कूल और पिताजी को जेल वाली बात ये 21A में याद रखिए। और इसके उपरांत देखते हैं दोस्तों आगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित, बच्चों के शोषण यानी बच्चों की मेहनत को दूसरे लोग भुगतते रहते हैं, तो बच्चों को, जिसे बच्चों का शोषण कहते हैं। ये 24वें अनुच्छेद के अनुसार जो है, बच्चों को काम धंधे पर लगाकर अपना जीवन कोई व्यतीत नहीं कर सकता है, 14 वर्ष के अंदर के बच्चों को, ये भी उसी पर लागू है। अब देखते हैं नंबर 14, यहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों, दोस्तों अल्पसंख्यक आप जानते हैं, अल्पसंख्यक का अर्थ है माइनॉरिटीज़ के बारे में जो है यहाँ आपको दिखाया जाता है कि माइनॉरिटीज़ के बारे में आप कहीं उनको रक्षा के लिए सोचते हो, तो वो उनकी रक्षा इस कानून में मिलती है, इस अनुच्छेद के आधार पर। अनुच्छेद 29 में माइनॉरिटीज़ की रक्षा के बारे में बताया गया है दोस्तों। और आगे की बात है, ठीक होगी बात, चलो आगे की बात है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देखिए कौन से अनुच्छेद के अनुसार, कौन सी धारा के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऐसे मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है कोर्ट हमारे किस अनुच्छेद के अनुसार जो है रक्षा करता है, तो ये बात आपको यहाँ मिल गई है। तो कोर्ट हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है 32वें के अनुसार। और बाकी के भी जो है आपको बता देता हूँ कि जो है 74 नंबर का जो अनुच्छेद है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसकी महत्ता ये है कि ये बार बार सता रहा है, तो हाँ, 74वां जो आपका अनुच्छेद है, इस 74वें अनुच्छेद में दोस्तों आपको क्या मिलता है, तो यहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को, केंद्र का मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के सलाह के अंदर चलते हैं। किस तरह राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल को सलाह देते हैं? 61वें में देखते हैं, 61 आर्टिकल में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कैसे लागू होता है। महाभियोग, राष्ट्रपति को डायरेक्टली यहाँ निकाला जाता है 1/3 के अनुसार। तो देखते हैं यहाँ 54 जो है, 54 में राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में इससे पहले भी बताया था, राष्ट्रपति को कैसे इलेक्शन किया जाता है राष्ट्रपति का। फिर इसके बाद मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट्स
रिट्स जो जारी करता है ये सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में जो बताता है ये 32वां नंबर है। और इसके आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है। तो नीति निर्देशक आपके नंबर सी में आ जाएंगे। ये तो आपके सॉरी बहुत ही सारा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा 36 से 51 तक मैंने अभी बताया था आपको। फिर से कहीं कहीं क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो रिपीट हो रहा है आपके लिए अच्छा है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, राज्य के कल्याण हेतु तो जो लागू होता है जो भी, वो इस धाराओं के अनुसार लागू होता है, 29वीं धारा के अनुसार। और आगे देखा जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के लिए निर्देश देता है। क्या है, पंचायत के लिए जो है यहाँ केवल पंचायत कहा जाए तो यहाँ 40वां जो नंबर है आपका, ये अनुच्छेद पंचायत के बारे में बताता है। पंचायत का गठन कैसे राज्य सरकार अपने गाँवों के अंदर पंचायत बनाता है, निर्माण पंचायत का करता है, पंचायत को रूप देता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। लेकिन ये पंचायत जो है पंचायत राज के अनुसार चलती है। तो पंचायत राज के बारे में, पंचायत राज के नीचे ग्राम पंचायतें चलती हैं गांव की। तो इस पंचायत राज के बारे में जो अनुसूची यहाँ अनुच्छेद यहाँ दिया गया है, आर्टिकल नंबर 243 है, ये संविधान में पंचायत राज के बारे में बताता है। और पंचायतों का गठन के बारे में ये वाला बताता है 40 नंबर पंचायत के बारे में, पंचायत राज के बारे में 243। ये जरूर याद रखिए। कभी कभी पंचायत के बारे में आपको ये भी बताया जाता है, इसके तौर पर दूसरा कहीं अलग पलटा घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है। तो वो ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ स्थानीय सरकारों के बारे में किस गवर्नर जनरल ने जो है कानून लागू किया था, ऐसा भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये गवर्नर जनरल जो थे स्थानीय सरकार यानी ग्रामीण सरकारों के बारे में लागू करने वाला जो था लॉर्ड रिपन था। और लॉर्ड रिपन के बारे में भी आपको कभी कभी पूछा जाता है। इसके उपरांत आगे देखते हैं कि कैसा आपका प्रश्न है। तो 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं जो है ये आपके 11 हैं, पहले 10 थे। तो मौलिक कर्तव्य आपके जो है ये 51A में लागू हैं, 51A में लागू हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है ये सरकार के कानूनी तौर पर लागू नहीं है। इसमें आप आपका कर्तव्य निभा सकते हैं, नहीं भी निभा सकते हैं, पर इसमें 2-4 बात लागू हैं जरूरी के लिए, जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के लिए भी आपको यहाँ मर्यादा करनी पड़ती है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का जो है समान मान रखना पड़ता है आपको। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए आपको सम्मान करना पड़ता है। यानी दोस्तों जब भी राष्ट्रगान चल रहा हो तो आपको उठकर खड़ा होना पड़ता है, और जहाँ भी ध्वज चढ़ाया जा रहा हो, जहाँ भी ध्वज फहराया जा रहा हो, वहाँ आपको उठकर सैल्यूट करके आपका राष्ट्रगान गाना पड़ता है। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये कभी भी पूछ सकता है। और आपके फौज के बारे में मामला लागू है इस पर बहुत ज़्यादा, 51A। तो मौलिक कर्तव्यों में आपका फौजी का कौन सा कर्तव्य सबसे ज़्यादा मान्य है, तो ये सर्वमान्य जो है आपका झंडे, ध्वज और जो है इससे पहले मैंने कहा था राष्ट्रगान और ध्वज को जो आप सैल्यूट करते हैं ये इसमें ही लागू है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा तो यहाँ 51A में है, अभी बताया था। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में, कार्यपालिका शक्ति कहा था, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लगाकर उनके द्वारा उपयोग करेगा। ये इसके बारे में बताने वाला जो भी है, यानी राष्ट्रपति अपना अधिकार स्वयं चलाता है या फिर अपने हाथ में जितने अधिकारी हैं उनके द्वारा काम करवाता है। तो ये सब अधिकार उनके कैसे चलते हैं, 53 के अनुसार चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है भारत राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हम जो है पदच्युत कर सकते हैं, पद से निकाल सकते हैं। तो ये 61 के अनुसार राष्ट्रपति को कैसे निकाला जाता है जब वो गलतियां कर बैठता है, तो ये 61 के अनुसार आप उसे निकाल दे सकते हैं। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान इस धारा में मिलता है 63 में। 61 में जो है अभी मैंने बताया, अच्छी तरह याद रखिए कि 63 में उपराष्ट्रपति के
बारे में मिलता है, और 61 में जो है आपका राष्ट्रपति के पदच्युत करने के बारे में, महाभियोग के बारे में मिलता है, याद रखिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी हैं, यानी लोकसभा का दायित्व रखते हैं? तो ये आपका 75वें के अनुसार है। 75वें अनुच्छेद के अनुसार जो है यहाँ मंत्रीगण या फिर जो है संसद के सदस्य जितने भी होते हैं या लोकसभा के सदस्य जो हैं, ये 75 के अनुसार लोकसभा या पार्लियामेंट के उत्तरदायी होते हैं। तो फिर देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो नियम निर्धारित करने का, देखिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद का और मंत्रिपरिषद जो होता है उनके बारे में आधारभूत नियम, यानी उनके लिए नियम तैयार करने का जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है आपका 75वां, और ये इससे पहले भी आया था, तो याद रखिएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, यानी भारत का महान्यायवादी कौन होता है? तो ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में, जो अटॉर्नी जनरल यानी भारत का सबसे बड़ा न्यायवादी कहा जाता है, इसको नियुक्ति करने के बारे में या उससे संबंधित जो है 76वां अनुच्छेद जो है 76 नंबर जो है आपको यहाँ उसका उत्तरदायी बनता है, उसके बारे में बताता है। इसके बारे में अटॉर्नी जनरल के बारे में दोस्तों यह कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल जो है भारत का सबसे बड़ा न्यायवादी, महान्यायवादी है, यानी वो लॉ में सबसे ऊंचा होता है और यह सरकारी पद है। और कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच जो है 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो क्या कहा? संसद यानी पार्लियामेंट, अधिवेशन यानी मीटिंग, पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है, यहाँ दिया गया है संसद यानी आप कभी भी पहचानो, संसद यानी पार्लियामेंट और अधिवेशन यानी मीटिंग्स। जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होती हैं, ये मीटिंग्स जब भी हुए, इनके बीच अंतराल यानी जो अंतर होता है, गैप होती हैं, ये 6 मंथ्स, 6 महीने का गैप होना चाहिए। ये निर्धारित करने वाला जो भी है, ये आपको कौन सा अनुच्छेद कौन सी धारा के अनुसार होता है? तो 85 हाँ, ये 85 में होता है। 85 जो अनुच्छेद है, इसमें आपको पार्लियामेंट के जो अधिवेशन होते हैं, पार्लियामेंट्री मीटिंग्स, इसके बारे में बताया जाता है कि भाई इसके बीच, हर अधिवेशन के बीच अंतराल 6 माह का होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी लोकसभा को रद्द कर सकता है राष्ट्रपति? तो ये आपको, इसमें आपका नंबर है 28, और इसमें आपका उत्तर तो दिया नहीं है लेकिन बताऊंगा। 85 के अनुसार जो है राष्ट्रपति लोकसभा को रद्द कर सकता है, और वहाँ संयुक्त सभा समावेशों को भी रद्द कर सकता है। यहाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, अभी लोकसभा आया था इससे पहले, अभी संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलकर जो बैठक होती हैं, इस दोनों की बैठक को जो है, बैठक के बारे में जो मालूम करता है, जिससे हमें धाराएं मालूम होती हैं, वो धारा है दोस्तों 1 से 106, 106। और 106 जो है आपका आंसर बहुत ही भारी है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे जितने भी नेता है, ये हमारी कामनाएं वहाँ जाकर पार्लियामेंट में बताते हैं। तो संयुक्त बैठक जो है, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलकर देखते हैं। हाँ, फिर 29 में मैंने 108 नहीं बताया आपको। 108 जो है संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कैसे हो, इसके बारे में 108 बताता है, कैसे बैठक हो ये निर्धारित करता है। और इसके बाद 110 जो है, ये फाइनेंस बिल यानी वित्तीय बिल, यह वित्तीय बिल के बारे में बताता है, कौन लागू करता है और कैसे वित्तीय बिल कहाँ लागू होती हैं, इसके बारे में बताता है, फाइनेंस बिल के बारे में। और 112 जो है आपका, ये वार्षिक वित्तीय तथ्य के बारे में, डाटा ऑफ ईयरली डाटा ऑफ फाइनेंस के बारे में ये बताता है आपको इंडिया का। और इसके बारे में आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखा जाए तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषयों में प्रावधान जो है, ये अभी इससे पहले ही बताया था मैंने, 108 है। चलो ये कॉमन बात है, अभी आ गया था, इससे पहले ही आया हुआ है, तो शॉर्टली यहाँ हमें आगे निकलना है। और धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो बड़ी बात है, 110 में है ये भी। अभी कहा था धन विधेयक, तो इससे पहले कहा था वित्तीय
बिल, धन विधेयक यानी वित्तीय बिल, ये 110 में लागू होती हैं। अभी बताया, कहीं कहीं क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहा है, तो आपका फ़ायदा है, इसमें गलती ना समझे, सॉरी। और आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो उपयुक्त तो सभी यहाँ कहा गया है, और मैं मानता हूँ कि उपयुक्त सभी होंगे। और आगे आपको बताते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी, भारत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अधिकार प्रदान करता है? अध्यादेश यानी दोस्तों ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति जो है अपने ऑर्डिनेंस जारी करता है, खुद के अधिकार चलाता है। कब चलाता है? कहीं इमरजेंसियों में राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस, कहीं कहीं इलेक्शन कंप्लीट ना होकर रहता है, तब राज्य के सरकार को चलाने में मदद करता है, खुद ही अधिकार जारी करता है। तो राष्ट्रपति इस तरह अपने अध्यादेश जारी करता है, इनको हम ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जो जारी करता है वो अनुच्छेद नंबर 123 के तहत जारी करता है। इसके अनुसार ही यह शक्ति, यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को लागू है। इसको हमेशा याद रखना दोस्तों, क्योंकि यह जो अधिकार है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, बार बार, सबसे अधिक बार तो राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा जाता है, कहीं कहीं पूछा जाता है आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में, 76 नंबर के अनुच्छेद के बारे में आपको पूछा जाता है। तो यह धाराएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। इनको याद रखने से ही आपका जो है हमेशा एग्जाम में कहीं मार्क 0 पर नहीं रहेगा, ज़रूर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस में आगे ही रहेंगे। और इसके साथ साथ संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लागू किया जा सकता है? तो ये प्रावधान कहाँ लागू होता है? 124 में अनुच्छेद, 124वें अनुच्छेद में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकारी या न्यायाधीश, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी सबसे बड़ा न्यायाधीश जो होता है, उसको भी पदच्युत करने के लिए, पदवी से हटाने के लिए, उनकी गलतियों के द्वारा जो पकड़े गए कानूनी कार्रवाइयों के द्वारा उनको निकाला जाता है। तो ये अनुच्छेद नंबर है आपका 124। इसके द्वारा हम सर्वोच्च न्यायाधिकारी को भी निकलवा सकते हैं और वहाँ से पदच्युत कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति को भी इसी तरह महाभियोग के द्वारा निकाला जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन और ऐसे ही लग गया है आपके सामने, देखिए स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श यानी सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय या न्याय शाखा से। तो ये है आपका 143वां नंबर है। इसके तहत जो है राष्ट्रपति यहाँ सहायता ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, और यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या कहा? पुनरावलोकन यानी पुनः समीक्षा, यानी न्याय समीक्षा के बारे में जो है ये अधिकार यहाँ लागू होता है। इस धारा के अनुसार वो है 137, न्याय पुनः समीक्षा के बारे में, न्याय समीक्षा के बारे में जो है यहाँ 137 में लागू है। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। और यहाँ एसएससी जीडी और तेलंगाना के जूनियर लेक्चरर, और इतना ही नहीं, आज जो टेट की नोटिफिकेशन यहाँ है, आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं टेट के, तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है टीएस टेट, इसके बारे में भी यह वीडियो बहुत ही गुणकारी है, बहुत लागू होगा आपको, बहुत ही उपयोगी है। और इतना यूज़फुल वीडियो है तो ज़रूर इसका उपयोग करें और बहुत बहुत अच्छी तरह सुने पढ़ें। और मेरे वीडियोस को मुझे छोटी सहायता करने के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लबाना सैनिक अभ्यर्थियों से भी मेरी गुजारिश है कि यार आप लोग सेना भर्ती के लिए तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे वीडियो स्टेट और जूनियर लेक्चरर के लिए भी यही वीडियो ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि पॉलिटी हर जगह सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, जीएस वाले पेपर में, जनरल नॉलेज के पेपर में। तो यह शेयर करें और हमें मदद करें। मेरी इतनी गुजारिश है भाइयों, ना भूलें शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए और पूर्णतः संपूर्णतः परफेक्ट वीडियो देखिएगा, आपको जरूर काम आएगा। क्योंकि हमने एक अनुच्छेद के लिए आंसर तो दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 होते हैं, तो चारों ऑप्शंस के भी आपको उत्तर भी दिए हैं। ऐसे भी हम यहाँ संपूर्णतः पूर्ण समाचार देने के लिए और पूर्ण वीडियोस बनाने के लिए तैयार हैं। तो आपकी ही मदद चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तब तक के लिए जय हिंद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं और धन्यवाद।